गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्ज़ाम जस्ट में। तो कल जैसा कि हमें उम्मीद है कल की क्लास आप लोगों ने देखी होगी। जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं जिनको पेट का एग्ज़ाम देना है उन सभी ने कल की क्लास ज़रूर देखा होगा। कल की क्लास में हमने जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था UPSSC का, यानी कि पेट का 2021 में 24 अगस्त को, उन सारे प्रश्नों को हमने देखा हुआ था। आज हम देखेंगे सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। अब ये क्या है, ये है 11 रामसर साइट्स जिनको ऐड किया गया था। तो अगली जो क्लास हमारी होगी वो इन्हीं पे होगी कि कितने रामसर साइट्स हैं इंडिया में और कौन कौन है जो 2022 में जोड़ी गई हैं। तो 2022 में जो जोड़ी गई हैं महत्वपूर्ण है, उनसे प्रश्न बन सकते हैं। और उत्तर प्रदेश हमारा किस स्थान पर है रामसर साइट्स में देखें तो उसकी संख्या की तुलना में। तो यानी कि हम देखेंगे कौन कौन सी रामसर साइट्स 2022 में जोड़ी गई हैं। यूपी किस नंबर पर किस नंबर पर है पूरे देश में, भारत किस नंबर पर है पूरे विश्व में, और कितनी रामसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। तो इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। और ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये 11 रामसर साइट्स हैं जो भी रिसेंटली ऐड की गई हैं, जिसके बाद जो रामसर साइट्स की संख्या वो 75 हो गई है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75वां सेलिब्रेट किया जा रहा है उसी के उपलक्ष्य में ये इसकी संख्या 75 की गई है। तो इसमें 11 को जोड़ा गया है। तो अगली क्लास हम लेंगे रामसर साइट्स पर, रामसर साइट्स इन इंडिया। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो तो है पेट से संबंधित, यानी कि पेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं 24 अगस्त 2021 को द्वितीय पाली में। प्रथम पाली वाला हमने कल डिस्कस किया हुआ था। तो जितने भी लोगों ने नहीं देखा हुआ है उसको ज़रूर देखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है वो आपके 2022 बैच के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम देखते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं UPSSC के द्वारा और क्वेश्चन का लेवल क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए, यानी कि इसमें कह रहा है कि भारत में आने वाले ये जो भी यात्री हैं ये कौन किस ईयर में आया हुआ है, आपको इसका क्रम बताना है। अब इसका क्रम, इसका आंसर देने के लिए आप दो तरीके से आंसर को दे सकते हैं। दो तरीके का मतलब होगा, या तो आपको इनका ईयर पता होना चाहिए कि टॉमस रो, फायान या हुएनसांग किस ईयर यानी किस वर्ष भारत आया था। दूसरी चीज़, अगर आपको ये पता है कि कौन किसके काल में भारत आया था, यानी कि टॉमस रो या फायान या हुएनसांग ये हर्षवर्धन के काल में आए थे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आए थे, कौन किसके काल में आया था, तो आप इस तरीके से भी उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको जो प्राचीन इतिहास है अगर आपको अच्छे से याद है कि हाँ कब कौन राजा बना था, तो आप उस हिसाब से भी इस प्रश्न के उत्तर को दे सकते हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं, जो आपको ईजी लगे आप वो तरीका लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं फायान, टॉमस रो। ठीक है, टॉमस रो कब आया था, तो ये आया था 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में। अंग्रेजी राजा जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में ये पहुंचा था। तो ये राजदूत के रूप में आया था किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। तो जहांगीर ये किस वंश से संबंधित है, ये मुगल काल से संबंधित हैं। 1615 से 1618 तक वो मुगल दरबार में रहा था। फायान और हुएनसांग, तो हुएनसांग एक चीनी यात्री था, ये आया था हर्षवर्धन के काल में। 606 से 647 ये हर्षवर्धन का काल था। ये 614 से 630 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा पर था। इसकी यात्रा का जो विवरण है वो CU की नामक एक पुस्तक में लिखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, तथ्य महत्वपूर्ण है CU की। तो हुएनसांग के यात्रा का विवरण दिया गया है इसमें, ये हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, फायान कब आया था, 399 ईस्वी में आया था। ये तो किसके काल में आया था, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के टाइम पे ये आया था। ठीक है, ये भी कहाँ का था, ये भी चाइना का था, एक चीनी यात्री था। तो अब हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यानी कि ईयर हमने देख लिया, इसमें हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा। फायान, हुएनसांग, फिर टॉमस रो, सबसे लास्ट में टॉमस रो आएगा। अगर वैसे भी अगर आपको आंसर नहीं पता है, इतना पता है कि टॉमस रो ये आया था किसके काल में, ये कई बार हमने जो है इसका रिवीजन भी करवाया हुआ है। ये आया था जहांगीर के दरबार में। ये प्रश्न PCS में बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया, समीक्षा अधिकारी में भी टॉमस रो से संबंधित। तो अगर आपको पता है कि सबसे लास्ट में 1 ही होगा तो सारे ऑप्शन अपने आप क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, केवल ऑप्शन C इसमें सही हो जाएगा। तो प्रश्न आपको नहीं भी आ रहा है तब भी आप एलिमिनेशन से प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिराज-उद-दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। ये प्रश्न PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये प्राचीन इतिहास का हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हुए हैं सारे UPSSC के द्वारा, ये प्रश्न उसी का है।
आपको प्रश्न उसी से ही मिल रहे हैं, जो भी व्याख्या थी उसमें दी गई थी। अगर आप लोग ने नहीं देखा वो क्लास ज़रूर देखिएगा, उसका PDF हमने अपने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। तो सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 23 जून 1757 को, और उसी में क्या होता है, अंग्रेज़ों से सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। भी प्रश्न पूछा जाता है, तो अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो हड़प नीति ये किसकी थी? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये लॉर्ड डलहौजी की, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848 से 1856, ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। इसी नीति के तहत डलहौजी ने देसी रियासतों का ब्रिटिश में भारत में क्या किया था? विलय किया हुआ था। सबसे पहले कौन सा राज्य था? ये राज्य सतारा था। उसके बाद जैतपुर, फिर संभलपुर। प्रश्न पे पूछा गया है कि सबसे पहला कौन सा राज्य था? तो सतारा है। किसके तहत? हड़प नीति के तहत। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी कौन थे? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी ने आयुर्वेद शास्त्र को 8 भागों में विभक्त किया था। चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा, जरा चिकित्सा और वृक्ष चिकित्सा। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये धन्वंतरी के द्वारा किया गया था। इंडिका, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी मिल गया। तुम जरूर कहेंगे कि आप लोग जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं से भी अगर आपको मिल रहा है आप उसको जरूर देखिएगा, चाहे PDF ही पढ़ लीजिए या फिर क्लास देख लीजिए। तो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली जो इंडिका है उसके लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में पहुंचा था। इसका गठन कब किया गया था? दोनों की डेट अलग अलग है। अगर गठन पूछेगा कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो इसकी घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई थी, और ये 3 फरवरी 1928 को कमीशन कहाँ पहुंचा? मुंबई पहुंचा था। 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और इसमें सबसे क्या किया गया? सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया था। ठीक है, तो किस अधिवेशन में? मद्रास अधिवेशन में 1927 में ये कहा गया था, सबने जो है फैसला लिया था कि हम साइमन कमीशन का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे, और उसी पर साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया था। और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी इसी का विरोध करने में, जब उनको चोट लग गई थी उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये कब किया गया था? ये लाहौर में किया गया था। ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। तो पूर्ण स्वराज की बात कब की गई थी? लाहौर में। ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। तो 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेहरू ने कहा था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का संकल्प लिया गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। अगर ईयर पूछे तो 1929 में, और जगह कौन सी है? लाहौर है। मिलान करना है आपको इसमें। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग, ये प्रश्न जो हमने इतिहास यानी कि आधुनिक भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने करवाए हुए हैं उसी का प्रश्न है ये। तो इंडियन नेशनल आर्मी किसकी है? तो ये हो जाएगी सुभाष चंद्र बोस की। इसमें 1A का क्या हो जाएगा? A का 2 हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी लाला हरदयाल की है। मित्र मेला किसकी है? BD सावरकर की है। और होम रूल लीग किसकी है? एनी बेसेंट की है। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको चारों आंसर नहीं पता है, कुछ ही पता है, जैसे अगर हमको पता है क्या डी होम रूल लीग पता है, एनी बेसेंट, तो D का 4 होगा। तो इसमें से केवल एक ही ऑप्शन कटा। गदर पार्टी काफ़ी फेमस है, ये लाला हरदयाल की, यानी B का 1। तो B का 1 सिर्फ एक में ही है, तो इसलिए ऑप्शन B इसमें सही हो जाएगा। तो आप ऐसे भी आंसर को फाइंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया था? ये प्रश्न बिहार PCS में पूछा गया था।
तो महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था और जिसने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था तुर्की खलीफा के पद को दोबारा से स्थापित करना, ठीक है, और वहाँ के जो धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, अल हिलाल तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने कॉमरेड समाचार पत्रों से खिलाफत आंदोलन का खूब प्रचार प्रसार किया। बाद में इस आंदोलन से महात्मा गांधी जुड़े। इनके जुड़ने का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो इनके जुड़ने का विरोध किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को किया गया था, जिसकी अध्यक्षता गांधी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो काकोरी षड्यंत्र केस में कौन शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। HRA, इसमें HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये कब बना, कहाँ पे बना, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके द्वारा क्या किया गया था? जो काकोरी है, लखनऊ में एक जगह है, यहाँ पर जो ट्रेन आ रही थी उसके खजाने को लूट लिया गया था। इसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। तो इनके ऊपर काकोरी षड्यंत्र केस चलाया गया था और इनके बचाव के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसकी अध्यक्षता में? वो मोतीलाल नेहरू की। चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर बाकी सभी को इसमें क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। याद करने के लिए आप कैसे याद रखेंगे इसको? तो अर्जुन का संबंध अगर हम देखें तो कृष्ण से, यानी कि अगर हम महाभारत अगर देखे होंगे तो पता है आपको कि कृष्ण भगवान ने क्या किया था? अर्जुन को संदेश दिया था, उनके सारथी बने थे। तो नागार्जुन, इसमें अर्जुन शब्द है, तो ये कृष्णा नदी पर है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो नागार्जुन बांध जो है ये बना है किस पर? कृष्णा नदी पर बना है। कहाँ पे है ये? तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी जो है इसमें 1953 में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी हो जाएगा। हमने जो पेपर दिया था वो हमारा सेकंड शिफ्ट का ही पेपर था। तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? 1953 में की गई थी। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो इसका नाम है केवलादेव घाना यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क का स्रोत कौन सा है? दिल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डल्ली राजहरा है। ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। तो भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क का जो है इसमें ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मतलब 2 और 3। तो हम देख लेते हैं कौन कहाँ पे है। तो जोजिला और बुर्जिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। उत्तर प्रदेश में तो ये है ही नहीं, तो ऑप्शन 2 तो ऐसे ही कट हो गया। ठीक है, एक सही है तो यानी कि ए नहीं होगा और 2 गलत है यानी कि सी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन बी ही केवल बचा। आप ऐसे भी उत्तर को देख सकते हैं अगर आपको सारे जो है ऑप्शन नहीं पता है। तो आपको पता है कि जोजिला बुर्जिला दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। एक सही है, तो अगर एक सही है तो इसमें से ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा। पूछा कौन सा है कि सही नहीं है पूछा है, तो एक तो सही है यानी कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो ए और डी हट ही जाएगा, बचा बी और सी। थांगला, नीति पास और लिपू लेक हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला और जलेपला सिक्किम में है। बाड़ालाचाला और सिपकिला उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी इसमें क्या है? ये दूसरा गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये नहीं है। तो या तो अब इसमें क्या बचा? इसमें केवल बी ही बचा क्योंकि 2 गलत है और 2 इसमें है नहीं, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी?
यानी क्या बढ़ेगा, तो निजी निवेश में वृद्धि होगी। तो इसमें नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, यानी कि जब पूंजी बढ़ेगी तो क्या होगा, निजी निवेश में वृद्धि की संभावना बढ़ेगी। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, ये प्रश्न पूछा गया था लोअर पीसीएस मेंस में। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि CSO। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो सेवा क्षेत्र को हम बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। कृषि जो होता है उसमें क्या है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इंडस्ट्री उद्योग आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि आता है। इंडस्ट्री या उद्योगों की बात करें तो किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। इंडस्ट्री, और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, सेवाएं। तो ये भी अगर मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही तो ये भी एक प्रकार क्या है, सेवा है, ये किस क्षेत्र का हिस्सा हो जाएगा, ये तृतीय क्षेत्र का हिस्सा हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये वर्गीज कुरियन, ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति क्या था, ये दूध उत्पादन के लिए था, यानी कि इसमें ऑप्शन बी श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन। ये ऑपरेशन फ्लड जो है उसी से संबंधित है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थी, यानी कि जब 1991 का सुधार हुआ था, आर्थिक सुधार, जब LPG आया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थी, तो उसमें थे PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। तो भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो पुलिस, जेल, कानून व्यवस्था, ये तीनों है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची का विषय नहीं है। तो कल भी हमने देखा था कि महत्वपूर्ण कुछ जो विषय हैं कौन सी सूची से संबंधित हैं, तो बीमा, शेयर बाजार, रक्षा, रेलवे, बंदरगाह, परमाणु ऊर्जा, जनगणना, आयकर, निगम कर, ये सारे संघ सूची के विषय हैं। पुलिस, जेल, कानून व्यवस्था, सिंचाई, गैस, भूमि, मनोरंजन कर, पथ कर, ये राज्य सूची के विषय हैं, लेकिन पुलिस और भूमि ये दिल्ली में भी क्या, ये राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये केंद्र के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, विद्युत, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, दंड विधि, विवाह व विवाह विच्छेद और कारखाने समवर्ती सूची के विषय हैं। क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो अर्धसंघीय संरचना है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है, शक्तियों का वितरण है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है। तो इसमें से पूछ रहा है क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, यानी कि ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, बाकी सारे इसमें हैं। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो आर्थिक न्याय की बात कहाँ पे की गई है, क्या मौलिक अधिकार में की गई है, बिल्कुल नहीं। तो जो आर्थिक न्याय की बात की गई वो DPSP में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। आर्टिकल आप लोग बताएं किस आर्टिकल में ये बात की गई है। तो DPSP ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है DPSP, आयरलैंड से लिया गया है ना। इसको कहाँ से लिया गया, ये आयरलैंड से लिया गया है। DPSP भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। अनुच्छेद 39 के तहत राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होना चाहिए और पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दिए जाएं तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। तो ये बात की गई DPSP में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। 38 क्या कहता है, तो 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यह अनुच्छेद 38 में कहा गया है। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक जो संहिता होगी, अनुच्छेद 44 में कहा गया है। ये 46 में कहा गया कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की रक्षा के लिए अर्थ, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की जाएगी। ये सारे DPSP के आर्टिकल थे जो 36 से 51 तक दिया गया हमारे संविधान में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, तो ये रखा गया था बलवंत राय मेहता कमेटी, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
पंचायती राज से संबंधित कौन कौन सी कमेटी गठित हुई थी, किस ईयर में गठित हुई थी, इसका भी हमने वीडियो जो है बनाया हुआ है, क्लास ली हुई है, आप लोग देख सकते हैं जाके। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, तो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया। जब बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, तो स्विच चालू होने पर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो ये हो जाएगी ओम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रतिरोध की ओम होती है, विद्युत धारा की एम्पियर होती है, धारिता की फैराडे और विद्युत वाहक बल की वोल्ट होती है। ये भी हमने देखा था भौतिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देखा हुआ था। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें क्या है, विटामिन सी, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। अच्छा, इससे पूछ रहा है क्या, नींबू खट्टा इसमें से किसकी अम्ल एसिड पूछा है इसमें सिट्रिक एसिड, ये सारे क्या होते हैं, सिट्रिक एसिड सारे खट्टे पदार्थ से संबंधित है ये। तो साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है नींबू का खट्टा स्वाद या संतरा हो। एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर और पालक में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड चींटी, जो लाल वाली चींटी होती है, और टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। लैक्टिक अम्ल होता है दही या फिर खट्टा जो दूध होता है। कर्कट जनक रसायन से होता है, किससे होता है, ये कैंसर, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, इसको हम बोलते हैं अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस। एपिडर्मिक क्रीम सुना है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है, इसमें कह रहा है कि 1 + 27/169 का रूट लगा हुआ है इक्वल टू 1 + x/13, तो x का मान बताओ। प्रश्न तो ईजी है, बस आपके पास तरीका होना चाहिए इसको क्वेश्चन कैसे करना है। तो आपको क्या, अगर स्क्वायर याद है तो आप तुरंत देख सकते हैं कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 196/169 हो जाएगा। 196 किसका स्क्वायर है, 14 का, और 160 ये किसका है, ये 13 का है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + x/13। एक इधर लेके आएंगे, यहाँ से माइनस करेंगे इसको, 14/13 - 1 इक्वल टू x/13। तो 13 से मल्टी 1/13 हो जाएगा, ये इक्वल टू x/13। 1/13 कहाँ से आया, समझ में आया। ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 13, 14 से 13 गया 1 बचेगा, 13 से 13 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन देखा तो इसको लगा कि इसको हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 1/8 तो है ही नहीं, लेकिन इसको आपको सॉल्व करना है। 37 होल 1/2, इसमें पूछ रहा है कितने 1/8 हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि 8 में कितने 2 हैं, 8 में कितने 2 हैं, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए या फिर इसका फैक्टर कर लीजिए। तो 2 4 जा 8 आ गया, तो यानी कि 8 में कितने 2 हैं, 2 और 4 हैं, तो 2 2 2 और 2 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। तो वैसे अगर आपको इसमें क्या करना है, 37 से 1/2 में कुल कितने हैं, तो 37 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 75, यानी 74 + 1 तो 75/2 हो जाएगा। इसको 1/8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, ये 300 हो जाएगा। कितना आ गया, 300 आ गया, ठीक है। अब इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर हमारा आंसर सही है तो 300 को क्या करोगे, निकालोगे, डिवाइड करोगे इससे, तो यही आएगा 37 होल 1/2 आएगा। इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल सा प्रश्न है। ये 36.1/102.102.4 ये आपको सॉल्व करना था, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक घट जाती है। यानी अगर जनसंख्या 100 थी तो क्या हो जाती है, 104 हो जाती है। लेकिन क्या करा उसमें 1.2 यानी कि 0.5% क्या होती है, उसमें कमी आ जाती है। ऐसे 3 बार होता है, 3 वर्षों का प्रतिशत कितना होगा,
तो सिंपल आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हमने 100 माना था तो 100 का 104, 10 मान के भी निकाल सकते हैं आप, बटे 100 ऐसे करके फिर ये फाइंड कर लेंगे। 10 मान के भी आंसर सेम ही आएगा। ये प्रश्न है, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 13 परिणामों का औसत 68 है, ठीक है। फिर कह रहा है पहले 7 का औसत कितना है, 63 है, आखिरी 7 का कितना 70 है, तो 7वें का परिणाम। तो एक तरीका तो आपका ये है कि आप क्या करेंगे, यहाँ बड़े बड़े मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 68 से करेंगे, फिर 7 को 63 से, 7 को 70 से, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे। इससे अच्छा तरीका क्या है कि देखिए 13 का क्या दिया गया, 13 का 68 है, ओवरऑल 13 ही लोग हैं, 13 परिणाम है, इसका औसत 68 दिया गया है। पहले 7 का कितना है, तो पहले 7 का 63 है। हम तुलना करेंगे कि 63 हो गया, पहले 7 का होना कितना चाहिए, 68 होना चाहिए, तो कितना कम है, तो 68 से 63 कितना कम है, 5 कम है, और 5 1 में कम है, तो 7 में कितना कम हो जाएगा, तो 35 कम हो जाएगा, यानी कि -35। 13 का 68 है, 7 का 63 है, 5 यहाँ पे कम हो गया, -5 हो गया, लेकिन 1 में -5, तो 7 में कितना, -35। आगे कह रहा है कि आखिरी 7 का कितना है, 70 है, आखिरी 7 का कितना है, 70 दिया गया है, तो 7 का 70 यानी कि 68 से 2 बढ़ गया, +2 हो गया यहाँ पे, और कितने में हो गया, 7 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, +14 हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 से 4 गया 1 बचेगा, 3 से 1 गया 2 बचेगा, कितना बचा, 21 बचा। अब क्या करेंगे, क्योंकि कुल कितना है, 13 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया, यानी कि एक बार क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। तो हम 21 क्या करेंगे, माइनस करेंगे किससे, 68 से। तो जब हम 68 से 21 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 47 हो जाएगा। तो ये आप ओरल भी कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, तो तीक्ष्ण का विलोम कुंठित, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीव्र का विलोम मंद होता है, तृष्णा विलोम मतलब उल्टा होता है, तृष्णा का तृप्ति, त्यागी का गृही हो जाएगा। गजबदन का पर्यायवाची पूछा है, तो गजबदन का पर्यायवाची गणपति हो जाएगा। इसमें कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, तो कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विकीर्ण का मतलब क्या होता है, जो छित्रशया या फैलाया हुआ, इसको विकीर्ण कहते हैं। कार्य में होने वाली बाधा कंटक होती है। मैले कपड़ों वाला कुचैला होता है। दूध का दूध और पानी का पानी, तो ये क्या है, ये हम लोग अपने दिनचर्या में भी इसको उपयोग में लाते रहते हैं। तो इसका मतलब होता है क्या, उचित निर्णय करना, यानी कि दूध का दूध करना और पानी का पानी कर देना। शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको, ये बहिष्कार, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब ये पैसेज वाला प्रश्न है, पैसेज वाला प्रश्न नहीं करेंगे इसमें, तो ये सिंपली इसमें बहुत टफ इसमें क्वेश्चन आई है कि सी साइड जैसे प्रश्न आया हुआ है यूपीएससी का, बाकी इसमें सिंपल से क्वेश्चन है, तो ये सारे आंसर इसी पैराग्राफ से मिल जाएंगे। तो ये आप लोग करिए ग्रामर पोर्शन। इसमें सिनोनिम पूछा है प्राइड का, तो डिग्निटी, और इसमें एंटोनिम पूछा है किसका, कीन का, तो इसका हो जाएगा हम्बल। ये रीजनिंग का प्रश्न, कुत्ते काटने से क्या होता है, रेबीज होता है, तो मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता, यानी कि 3 एक जैसे हैं, एक अलग हो जाएगा। तो धर्म संगिनी, मुनि और पादरी, ये धार्मिक से संबंधित है, लेकिन सूरवीर इससे अलग हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें करा कि COM कंप्यूटरोन को लिखा जाता है, ये इसी कुट भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे उल्टा किया गया है, कंप्यूट एक तरफ है और रोन एक तरफ है, इसी को पलट दिया गया सीधा, तो इसमें भी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो एडवांट और एजेस उल्टा कर दिया गया इसमें। एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति, अब इसमें भी आप अपने आप को एज्यूम करेंगे, तो एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी, ये ठीक है इनसे बोल रहे हैं, तो एक आदमी ने एक महिला से क्या कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन, ये मैन है ये वुमेन है, इनकी माँ के पति यानी इनके पापा की बहन, पापा की बहन यानी कि बुआ, तो अगर इनकी बुआ है तो इनकी भी बुआ होंगी, पापा की बहन, तो दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन डी में सही हो जाएगा। एक करंट के क्वेश्चन है कुछ, इसमें 18 फरवरी को 2005 को ये कैलेंडर प्रश्न आ गया इसमें। तो
तो इसमें क्या हो रहा है, 2018 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा होगा, तो एक साल में ये बढ़ता जाता है। 18 फरवरी 2006 को क्या हो जाएगा, ये शुक्रवार था तो शनिवार हो जाएगा, फिर 2007 में ये रविवार हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो राजस्थान। ये करंट का प्रश्न है, तो आप लोग देख सकते हैं कि अगस्त में पेपर हुआ है, जुलाई का इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो करंट भी 2-3 महीने की आ रही है इसमें, तो इससे आप ये एनालिसिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को देख के। तो पीडीएफ में ये पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप क्वेश्चन करंट के भी क्वेश्चंस को देखिएगा किस जो है मंथ का प्रश्न पूछा गया है इसमें, तो उससे आप अपना करंट तैयार कर सकते हैं। ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं। जहाँ जहाँ भी रिसेंट में इलेक्शन हुआ था तो उनमें सारी सीटों के नाम और वहाँ पे कौन मुख्यमंत्री बना। ये थंडर ड्रैगन की भूमि कहाँ पर, ये भूटान, ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। रियाद किस देश की राजधानी है, तो ये सऊदी अरब की, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बांग्लादेश की ढाका है और म्यांमार की नैपेडा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा है और जनसंख्या की दृष्टि से ये सिक्किम हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो राजस्थान है। राज्यसभा के लिए चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा के लिए 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत भी करते हैं। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, तो ये द हेग में है, नीदरलैंड में, ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। खजुराहो मूर्ति कलाएँ कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध नाल कालेवारा उत्सव कहाँ पे मनाते हैं, तो ओडिशा में मनाया जाता है। इसमें से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक मिनट में इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि इसमें ऑप्शन बी, ये नाइट्रोजन सही हो जाएगा। बी पे है नाइट्रोजन, ये हरित गृह गैस नहीं है, बाकी तीनों हैं। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ये गद्यांश है, इसको पढ़ के इसमें प्रश्न का उत्तर आपको निकालना है, तो ये हम छोड़ दे रहे हैं, ये आप लोग करिएगा पीडीएफ से। बाकी उसके बाद में ये प्रश्न आ गया इसमें ग्राफ का, ये तो ग्राफ भी इसमें इजी ही आता है, बस प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए। उत्पादन अधिकतम स्तर तक या इस किस वर्ष घटा है, तो आपको ये बताना है। तो सबसे देखो ये क्या दिया गया, ये सीमेंट का उत्पादन दिया गया मिलियन टन में दिया गया है, तो इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि किस वर्ष उत्पादन सबसे कम हुआ है, दोनों प्रश्न में अंतर है। उत्पादन कम होना और एक उत्पादन का घटना, ये दोनों में जैसे घटने का में क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, पिछले वाले वर्ष से तुलना करेंगे, और कम होने का मतलब क्या हो गया कि कम ज़्यादा हो ही रहा है इसमें। तो सबसे कम के अगर कम पूछेगा तो वो किस ईयर में हो जाएगा, सबसे कम 42 है इसमें, 2009-10 हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है किस वर्ष सबसे ज़्यादा घटा हुआ है, तो ये कब घटा है, 98 से सीधा 60 हो गया, ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है। तो इसमें 15-16, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वही तुलना करके भी निकालना है, तो इसमें सारे प्रश्न ग्राफ के ही हैं। तो ये पीडीएफ डाल देंगे हम टेलीग्राम पे, आप लोग ग्राफ को सॉल्व करिएगा। बाकी मैथ्स और ग्राफ के अगर जिसको भी ये देखना हो, वहाँ प्रश्न पूछना हो कि हाँ ये ग्राफ का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम ग्राफ के क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करके दिखा देंगे। बाकी कल की क्लास में हम देखेंगे कौन से जो है रामसर साइट्स, यानी कि जो अभी इंडिया में 2022 में शामिल की गई हैं, उनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से रामसर साइट्स हैं, उन पर हम क्लास लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास को देखिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।